गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है विनीत बिश्नोई। आज अपने यूपीएससी सीएससी 2025 एवं 2026 की प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें अपने एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलेंगे, जिसे कि मैं एक होलिस्टिक अप्रोच बोलता हूँ। होलिस्टिक अप्रोच बोलता हूँ। क्या है इस अप्रोच में? जैसे कि सपोज करो अपने एक इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे या फॉर द मैटर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि मैं पिछले 2.5 ईयर से स्टडी कर रहा हूँ यूपीएससी के रिलेटेड एंड जेन्युइनली मेरा अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, बट समहाउ मैं थोड़ा बहुत कहीं एक दो नंबर एक दो क्वेश्चन से ही रह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसमें एक जो प्रॉब्लम्स जो दिक्कतें मुझे आई उनको साथ में लेके टैकल करूँगा, और जो भी लोग आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स भी होगी उनको अपने आगे वीडियोस में टैकल करके उनको इंडल्ज करके उनको उनसे सीख सीख के आगे चलेंगे। तो अब ऐसे होगा क्या, जैसे कि मान लो कि अब अपने इकोनॉमिक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक स्टार्ट करते हैं, मेरा पूरा इसमें एफर्ट रहेगा कि मैं इस पूरे कोर्स को हर सब्जेक्ट के हिसाब से बेसिक टू एडवांस रखूं। बेसिक टू एडवांस रखूं। बेसिक में क्या? बेसिक में जैसे इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट जैसा सब्जेक्ट है। इन जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है इनमें हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जो भी मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनके अलावा तो आप नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट को देखेंगे तो वो इन्हीं 3 से 4 सब्जेक्ट्स में उलझता ही उलझता है। मैं भी उलझता हूँ, उलझता था, अब थोड़ा कम उलझता हूँ। तो अपने देखते हैं कि इनमें ऐसी प्रॉब्लम्स क्या है। तो वहीं से अपने बेसिक्स में चलेंगे। बेसिक्स में क्या होगा? बेसिक्स में सबसे पहले व्हाट इज दैट सब्जेक्ट ऑल अबाउट, ठीक है। वो सब्जेक्ट किस बारे में है, वो सब्जेक्ट है क्या। एक जैसे आज मैं कहूँ इकोनॉमिक्स, चलो आज मैं पूरा इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक टाइम फ्रेम बताता हूँ, एक फ्रेम बनाते हैं, फिर अपने धीरे धीरे इनको कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे सोचो इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स होगी मनी मैनेजमेंट। पहली तो चीज मनी मैनेजमेंट। इसमें जो पहली ही चीज जो हर किसी के दिमाग में आएगी कि ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड एक स्टडी है और इसमें सिर्फ मनी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। दूसरा, फिर अपने इसमें देखेंगे कि नहीं, आगे इसमें रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी एक चीज आती है। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में एक चीज आती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया व्हाट इज दैट सब्जेक्ट ऑल अबाउट। पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में एक वीडियो में देखेंगे, फिर आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में जैसे कि मान लो कि अपने फिर टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक जिसको स्टार्ट करेंगे उसे करेंगे प्लानिंग। अब प्लानिंग, प्लानिंग में कि प्लान्स होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्लान। एक प्लान होता क्या है, एक कंट्री को एक प्लान की नीड क्यों पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्लान्स के टाइप कैसे कैसे हैं। तो पहले तो आ गया व्हाट। फिर आएगा कि इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है प्लान्स में, उनमें क्या अचीवमेंट्स रही हैं और क्या इनमें कमियां रही हैं, ठीक है। पर अब आप मुझे ये बताइए, जब भी कोई भी स्टूडेंट, जब मैं भी पढ़ता था, मुझे भी टीचर्स पढ़ाते हैं, अब आज भी अगर मैं कुछ नया पढ़ूंगा तो मैं यहाँ तक ही रुकूंगा जहां वो बुक मुझे कहेगी ना कि वो बुक ने कह दिया कि प्लान आए थे पहले,
और ये उनकी हिस्ट्री रही हुई है। तो अपने उसी को रट्टा मार लेते हैं, उसी को याद कर लेते हैं। पर यूपीएससी या किसी भी एग्जाम का, जो भी बढ़िया एग्जाम होते हैं, उनकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, यहाँ से आगे से स्टार्ट होती है। कि चलो अपनों ने जो भी ये लर्निंग थी, इस हिस्ट्री से और इस बेसिक से अपने को मिली एक लर्निंग लर्निंग कि एक अच्छा प्लान क्या होता है, एक गुड प्लान होता क्या है। ठीक है। दूसरा, उसको अच्छा बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करवाना पड़ता है ताकि वो अच्छा चले। तो उस हिसाब के उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाएगा। ठीक है। इसकी लर्निंग से सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? ताकि अपना जो भी अपने मेंस में आंसर्स लिखें कि हाँ, अपनों ने जो गलतियां पहले की हैं वैसी गलतियां अब नहीं करनी है। जो भी गलतियां मतलब अपने कल चैप्टर में देखेंगे, प्लानिंग के चैप्टर में, कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे अपनों ने गलतियां की, कहाँ कहाँ अपने को दिक्कतें आई, क्यों बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्यों ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज और उनके कुछ लिमिटेशंस इकोनॉमी की ग्रोथ को लिमिट करते हैं, कैसे सोसाइटी इकोनॉमी की ग्रोथ को लिमिट करती है, कैसे एनकरेज करती है, कैसे सोसाइटी रिएक्ट करती है। ये सब चीज़ें अपने को इस लर्निंग वाले पार्ट में करना है। तो ये लर्निंग वाला पार्ट तो आ जाएगा एडवांस में। एक तो ये चीज़ आ जाती है कि आप एडवांस में ये चीज़ हो गए। दूसरा, अब प्लान्स में अब जो न्यू है, जो मतलब अब जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। अब आपने लर्निंग में तो पहले की चीजों को देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, उनकी गलतियों से जान लिया। पर प्रेजेंट को भी तो देखना पड़ेगा ना, प्रेजेंट प्लस हल्का सा फ्यूचर भी तो देखना पड़ेगा ना, कि आज इंडिया जिसे विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है, जो उसका जिस इंडिया का इंडिपेंडेंस पे ड्रीम था कि सिर्फ वो इंडिपेंडेंट हो, ना कि ना कि सिर्फ अंग्रेजों से, बट वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, खुद में ही इंडिपेंडेंट हो। कैसे ये ड्रीम, जो कि 14 अगस्त को लिया गया, 15 अगस्त, सॉरी, पाकिस्तान थोड़ी है अपने, जो कि 15 अगस्त का लिया गया, वो फुलफिल नहीं हुआ। अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, बहुत सारी चीजें आज भी एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक अपनी इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो पाई। वो सब इसी प्लान और इसी हिस्ट्री का मैटर है। ठीक है। और फ्यूचर है अपना विश्व गुरु की ओर। तो कैसे प्रेजेंट की चीजों को सुधार के, प्रेजेंट की चीजों पे फोकस करके अपने को अपने इंडिया के फ्यूचर की ओर जाना है। ये होगा एडवांस लेवल पे। देख समझ गए आप कि बेसिक्स तो चलेगी इकोनॉमिक्स में कि क्या क्या चीजें हैं, हर एक टॉपिक होगा, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है। बैंकिंग होगी, तो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग चलती कैसे है, काम कैसे करती है, उसमें टर्म्स क्या है। वैसे उसकी कोई हिस्ट्री होगी और वैसे उसका कुछ प्रेजेंट और कुछ फ्यूचर होगा, कि फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर के साथ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होंगी। वैसे आप इंडस्ट्रीज को देखेंगे। ऐसे करके अपने बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अपने इन टॉपिक्स को बहुत आराम से बड़े ही सही अप्रोच से कंप्लीट करेंगे तो ये अपने कंप्लीट भी होगा। तो यही मेरी अप्रोच है कि अपने इस हिसाब से स्टडी स्टार्ट करें और इस हिसाब से चीज़ों को कंप्लीट करना स्टार्ट करें। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको मैं नहीं कह रहा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी नहीं। आप पहले 5 to 7 डेज मेरी वीडियोस को देखिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है, और वो कंटेंट ही आपको उसमें एनकरेज करे कि हाँ, इस बंदे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप लाइक करिए। आप मेरे कहे, किसी और के कहे, कभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। ठीक है। तो आज सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट की बेसिस, सब्जेक्ट की बेसिस क्या है, किन पिलर्स पे इकोनॉमिक्स चलती है। ठीक है।
आप इन मेरी टर्म्स को, जो भी टर्म्स मैं बोलता हूँ, इनको खासकर याद रखिए। हिंदी मीडियम वाले तो खासकर याद रखिए। पिलर्स क्यों बोल रहा हूँ, बेसिस क्या है, क्योंकि यही वो टर्म्स हैं जब आप खुद कभी बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे। अभी आप, जैसे मैं हिंदी में समझा रहा हूँ या जैसे जिस भी लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल में समझा रहा हूँ, आप उसी में अपने हिसाब का कुछ ना कुछ से समझिए कि अच्छा ये पिलर का मतलब ये होता है। तब आपको बुक पढ़ने में, बुक रीडिंग में हेल्प होगी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बेसिस क्या है। तो अपना ने देखा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जो अपने को मनी की स्टडी करवाता है। मनी के रिलेटेड स्टडी करवाता है। ठीक है, कि आखिर मनी है क्या। मनी है क्या चीज, मनी से आप क्या समझते हैं, मनी होती क्या है। कुछ लोग तो समझते होंगे जो उनके हाथ में नोट है सिर्फ वही मनी है। कुछ लोग वो समझते होंगे कि नोट प्लस जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो डिजिटल करेंसीज हैं, वो मनी का पार्ट है। कुछ लोग समझते होंगे कि नोट प्लस ये क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज प्लस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ये सब चीजें, ये मनी का पार्ट है। पर अगर मैं आपको कहूं कि मनी इनसे बहुत ऊपर है, बहुत 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 ही बड़ी चीज है, ऐसी चीज नहीं है मनी कि आप इसे सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन में आप कंप्लीट कर लें। कैसे, एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपने एक प्लॉट लिया, आपने एक खाली प्लॉट लिया किसी भी टायर वन सिटी में। वो आपने 2017 में लिया और वो 5 lakhs का आपने लिया। आता नहीं वैसे, पर आपने 5 lakhs का ले लिया। ठीक है, आपने उसके लिए 5 lakhs दिए, यानी कि आपकी नजर में इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। अब मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड। ये होती है मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि किसी भी चीज के, मुझे हिंदी इतनी ज्यादा नहीं आती तब मैं आपको मॉनेटरी वैल्यू वरना हिंदी में बता देता, पर अब समझिए कि किसी भी चीज उसकी वो वैल्यू, मतलब कि वो उसकी वैल्यू भी मुझे हिंदी में नहीं बोलना आ रहा, मतलब कि आप समझ लेना कि वो वैल्यू जिसके लिए आप उसको पैसे देंगे। सपोज कि आपके घर में एक सर्वेंट आती है झाड़ू मारने, झाड़ू मारती है, वो करती है सर्विस एक, झाड़ू मारने की सर्विस करती है डेली 1 आवर, एंड आप उसको 3,000 to 4,000 पर मंथ की आप उसे एक तरह की मनी देते हैं, एक सैलरी देते हैं। वो क्या चीज है, वो आप उसकी उस सर्विसेज की वैल्यू दे रहे हैं। वैसे ही आपने ईयरफोन, मैंने ये जो ईयरफोन लगा रखे हैं, ये वन प्लस के Z2 हैं, बुलेट हैं, इनके प्राइस 1600 है, तो ये इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। किस चीज के लिए, ताकि ये मुझे जो सर्विसेज दे रहा है, जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है। दूसरा, जो ये गुड मुझे मिला है वन प्लस से, गुड भी तो मिला है ना, एक फिजिकल एसेट भी तो मिला है, फिजिकल चीज भी मिली है। तो गुड और सर्विसेज जो ऑफर हो किसी मनी के टर्म्स में, किसी वैल्यू के लिए, उसे मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है। तो मॉनेटरी वैल्यू उस प्लॉट की आपने 5 lakhs रख ली। ठीक है, अब देखिए, आपने उस प्लॉट में आपने एक सिंगल ईंट भी नहीं रखी कभी। देखते देखते 2024 आ गया, 7 ईयर पास, 7 7 साल बीत गए, और 7 साल के बाद में अपने अज्यूम कर लेते हैं कि उसका प्राइस 8 lakhs हो गया। ठीक है, 8 लाख रुपए उस प्लॉट का प्राइस हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर अपने इन टर्म्स में देखें मनी को, कि वो नोट है, वो क्रिप्टो करेंसी है, वो फिर बिजनेस या सिक्योर बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज है,
तो कैसे आप मनी, जो मनी का तो इंक्रीमेंट हुआ है ना, कि आप तब इसको बेचते तो 5 लाख का था, आज इसको बेचोगे तो ये 8 लाख का है, 8 लाख रुपए का है। तो ये जो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मैं कहूँ मनी में इंक्रीमेंट आया है, उसे कैसे डिफाइन करोगे आप? वो कैसी तरह की मनी है? वो कैसी तरह की मनी है जिसने इसकी वैल्यू इसके साथ इंक्रीज हो गई? तो मनी का सारा कॉन्सेप्ट है वैल्यू के रिलेटेड। और ये जो नोट, और जो नोट्स हैं, जो डिजिटल करेंसीज हैं, जो आप क्रिप्टो करेंसीज देते हैं, जो बॉन्ड्स हैं, ये तो सिर्फ उस मॉनेटरी वैल्यू को ये तो सिर्फ उस मॉनेटरी वैल्यू को पे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पे करने के लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक टर्म आप और सीख गए, इकोनॉमिक्स का सबसे बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या है? हर वो चीज, उसे इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा इकोनॉमिक्स में, जो किसी काम को ए टू बी करेगी, यानी कि ये मीडियम बनेगा हमेशा, जो कि मीडियम होगा। जैसे कि आपको रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो, और आप बोट का यूज करते हैं, बोट का यूज करेंगे तो वो बोट आपके लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप तैर के जाते हैं तो आपने अपने लेग्स का यूज किया, तो लेग्स क्या है? आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे ही जो भी चीज आप क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में, एक काम को करने के लिए, दूसरे आउटपुट को निकालने के लिए, जो भी चीज को यूज करेंगे, वो एक इंस्ट्रूमेंट होगी। तो ये जो आपके हाथ में नोट है, आपके जो बैंक में क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो आपके बैंक में एफडी के पैसे हैं, ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, इन इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ वैल्यू जरूर होती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू होती है। ठीक है? उन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू होती है। ये भी दो तरह की होती है। ये अपने आगे मनी के ही जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपने पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू को कैसे किया जाता है। ठीक है? तो जब भी अपने अगर मनी के रिलेटेड, सबसे पहली बात अब उन्होंने मनी सीखा कि मनी होता क्या है। मनी होता है किसी भी चीज की वो वैल्यू जिसके लिए एक सम ऑफ मनी, सम ऑफ उसकी कुछ कीमत हो, उसकी कुछ कीमत अपने अदा करें, वही मनी होगी, वही उसके लिए मनी होगी। तो मनी रिलेटेड स्टडी होगी है। ठीक है? इकोनॉमिक्स। दूसरा दूसरा रहेगा रिसोर्सेज मैनेजमेंट। रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को भी इकोनॉमिक्स कहती है, कि इकोनॉमिक्स सिखाती है रिसोर्सेज को मैनेज करना। अब रिसोर्सेज क्या चीज होते हैं? आप ये क्लास देख रहे हैं, आपने ये क्लास देखने के लिए मोबाइल फोन का यूज किया, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। ठीक है? वो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया। बट उस इंस्ट्रूमेंट को भी वर्किंग में रखने के लिए किन किन चीजों का यूज हुआ? आप सोच के बताइए। किन किन, सोचिए सिर्फ एक मोबाइल को, मोबाइल बनाए रखने के लिए, उसे चलते रहने के लिए किन किन चीजों का यूज हुआ? इलेक्ट्रिसिटी हुई उसको चार्ज करने के लिए, इंटरनेट लगा, इंटरनेट भी लगा। ठीक है? कुछ रिचार्ज भी हुए उसके अंदर, वो उस इंटरनेट के लिए, लेकिन बाकी कुछ और ऐप्स के सब्सिक्वेंट रिचार्जेस होते हैं। तभी वो मोबाइल आपके लिए पूरा फंक्शनल एक डिवाइस बनता है। तो रिसोर्स क्या चीज है? ये सब चीजें हैं जहां आप इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, रिचार्ज और मोबाइल की पूरी कंपनी, मोबाइल कंपनी कहूं अगर मैं, मोबाइल की कंपनी, इसमें सोचो कौन कौन लगा हुआ है। मशीन्स लगी हुई हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं। ठीक है? यहाँ कंपनी के सीईओ, यानी कि प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं।
कंपनी के ओनर लगा हुआ है, तो उस कंपनी से इतने सारे लोग, इतने सारे रिसोर्सेज जब लगते हैं, और उस फोन को बनने के बाद, प्रोडक्ट को बनने के बाद भी कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, तब वो प्रोडक्ट आपका फंक्शनल हो पाता है। तो उन चीजों को फंक्शनल करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल, जो भी बिल्कुल रॉ मटेरियल टाइप चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है किसी चीज को बनाने में और किसी चीज को चलाने में, उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स कैसे कहेगी कि रिसोर्स मैनेजमेंट करना है? मैंने अपनों ने कह तो दिया कि इकोनॉमिक्स होती है रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी। बट कैसे? इकोनॉमिक्स कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपको आप एक फैमिली में फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आपके पास दो सिचुएशंस आ गई हैं। आपके पेरेंट्स ने कहा, आपके पेरेंट्स ने एक कंडीशन लिखी, उसके बाद में दो सिचुएशंस आएंगी। पहले अपनी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन आई कि आपके 100+ गेस्ट और आ गए, मतलब 100 गेस्ट और आ रहे हैं आपके पास। ठीक है। और अब आपको उनको खाना खिलाना है, यानी कि उनको फीड करना है। ठीक है। उनको कैटर करना है, उनको फीड करना है। तो अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं। क्या? कि या तो आप जो पहले खाने बना रहे थे उसमें दो टाइप के खाना बना रहे थे। एक तो थे आपके स्नैक्स टाइप चीजें थी ज्यादा, जैसे कि समोसे हो गए, जैसे कि मान लो कि लड्डू हो गए, जैसे कि कोई मिठाइयाँ हो गई, स्वीट्स हो गई। या तो आप इन स्नैक्स टाइप चीजों में 10,000 रुपीज मान लो कि आपके घर वाले दें कि ये और लगा ले, और उनको कैटर करना, उनको अच्छी तरह खाना खिला देना, तो 10,000 रुपये और लगाने। ठीक है। एक पूल तो ये हो गया, एक तरफ तो लगाने के पैसे इस जगह बन गए। दूसरे कि जो स्नैक्स के बाद में जो होता है, जो हैवी डिनर टाइप है, जिसमें कि मान लो कि रोटी सब्जी और ये सब चीजें हैं, तो एक तरफ या तो आप 10,000 रुपए के रॉ मटेरियल्स यहाँ पे ले आओ। यहाँ जो रॉ मटेरियल्स लेके आओगे, वो देखो ज्यादा कौन से होंगे? शुगर होगा, मिल्क होगा। ठीक है, शुगर होगा, मिल्क होगा, मैदा ज्यादा लगेगा। और इधर जब आप डिनर के परस्पेक्टिव, डिनर वाली चीजों में ज्यादा पैसे लगाओगे, तो यहाँ कौन लगेगा? आटा ज्यादा लगेगा, वेजीज ज्यादा लगेंगी, वेजिटेबल्स ज्यादा लगेंगी, ये सब चीजें ज्यादा लगेंगी। तो अब मुझे आप बताइए, अगर आपको उन 100 गेस्ट को कैटर तो करना ही करना है, तो आप ये जो 10,000 रुपए हैं, ये जो 10,000 रुपए हैं, इनको आप कहाँ पे लगाएंगे? इनको आप कहाँ पे लगाएंगे? डिनर पे लगाएंगे या स्नैक्स पे लगाएंगे? सोच लिया? अगर किसी ने कहा कि मैं तो डिनर पे लगाऊंगा ताकि उनका पेट तो भरे, तब आप मुझे एक सिचुएशन बताइए। इससे पहले भी कुछ गेस्ट थे, ये तो मैंने कहा था कुछ ऐड हुए हैं, तो कुछ ऐड हुए हैं, उससे पहले भी कुछ थे, तो आपने उनको स्नैक्स तो कुछ कैटर करने का इंतजाम कर ही रखा था। अगर मान लो ये 100 जने आ गए और बाकी जो बचे हुए थे, जो पहले के गेस्ट थे, उनको तो आपने स्नैक्स खिला दिया और वेजिटेबल, मतलब उनको डिनर करवा दिया अच्छी तरह। ये जो 100 है, इन्होंने कहा कि मुझे तो स्नैक्स तो हमें तो दिए ही नहीं, हमें तो कुछ मिठाई वगैरह खाने को दी नहीं, हमें तो सिर्फ रोटियां दे दी, और चलो भाई जाता किया, तभी प्रॉब्लम। और अगर सिर्फ स्नैक्स में पैसे लगा दिए, किसी ने कहा कि नहीं मैं तो स्नैक्स खिला दूंगा, अच्छा, और डिनर चलो मैं एडजस्ट कर देंगे, स्नैक्स में सेट कर देंगे, तब भी देखो प्रॉब्लम, फिर तो वो डिनर का सारा पर्सपेक्टिव उनका खराब हो जाएगा। तब क्या करना होता है? इस कंडीशन में इकोनॉमिक्स ऐसे काम करेगी कि आप वो रेशियो, एकदम सही रेशियो में चीजों को सोचो, कि 3:7 में या फिर 5:5 में, 1:1 एक्चुअली में आप चीजों को सोचोगे,
कि हाँ चलो मैं 3,000 रुपए के तो स्नैक्स बनवा लूँ और 7,000 रुपए के डिनर बनवा लेता हूँ। उससे मेरे 100 प्लस जो गेस्ट हैं वो बढ़िया तरह कैटर हो जाएंगे। तो ये जो लर्निंग है, ये जो आपकी मैनेजमेंट है, मैनेज तो आपने 10,000 रुपए की है ना। 10,000 रुपए की जो ये मैनेजमेंट है, ये होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कभी भी वैसे काम नहीं करती है जहां पे आपके पास एविडेंस में चीजें हों। एविडेंस यानी कि जरूरत से ज्यादा, यानी कि मोर देन सफिशिएंट। जरूरत से ज्यादा एविडेंस यानी कि मोर देन सफिशिएंट। मान लो कि आपके पास घर पे ये जो 10,000 रुपए वाली लिमिट थी, ये लिमिट ही नहीं होती, तो इकोनॉमिक्स का कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, जितने आते हैं आप उतने ही और चीजें ले आते हो और काम हो जाता। पर नहीं, इकोनॉमिक्स तभी काम करती है जब आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हो। रिसोर्सेज तो क्या हो, लिमिटेड है। और आपके पास जो मनी है वो भी क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। एक कंडीशन में रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, एक कंडीशन में मनी भी लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स कहेगी कि अब अपने को क्या करना चाहिए, तो इन दोनों का मिडिल पाथ लेना होता है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड वाली एक और मेरे दिमाग में एग्जांपल आ गया। आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि फार्मर्स के इश्यू चलते हैं वाटर को लेके। ठीक है, ऑल इंडिया, पैन इंडिया सबसे बड़े इश्यूज फार्मर्स के यही हैं कि उनके इश्यू चलते हैं वाटर को लेके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को कैसे काम में लेना होता है। अब वाटर को लेके इशू चलते हैं। इशू क्या है, फार्मर कहते हैं कि हमें 24/7/365 क्या करो, कि आप वाटर की सप्लाई करो, ताकि हम क्या करें, एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। हमें जो रिवर का वाटर है उसका अच्छी तरह सप्लाई करो। ठीक है, वहीं इनके जो कंफ्लिक्ट में है वो कौन है, वो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज भी कहती हैं कि हाँ हमें भी वाटर दो, हमें तो रिफाइनिंग करनी है, माइनिंग करनी है। ठीक है, तो हमें भी वाटर की नीड है। तो अब आप सोचिए कि अब आप गवर्नमेंट में हैं और ये इन दोनों बड़े ग्रुप्स की इंडिया के अंदर लड़ाई चल रही है। अब आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, तो आप वाटर किसको देंगे? अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो एग्रीकल्चर को दूंगा, तो अपनी इंडस्ट्रीज खराब हो जाएंगी। अगर सोचा कि इंडस्ट्रीज को दूंगा तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रीज, कॉटन वगैरह, कॉटन हो गया, ग्रेन हो गया, जो फूड इंडस्ट्री है वो सारे का अपना फूड का रॉ मटेरियल कहाँ से लेगी, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर जो अपने टूल्स हैं, ट्रैक्टर हैं, मशीन्स हैं, जो भी सीड्स हैं, वो कहाँ से लेगी? जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कौन देगा? वो इंडस्ट्रीज देंगी। तो डिस्प्यूट तो ये कभी नहीं हो सकता और ऐसे तो कभी सॉल्व नहीं होगा कि हाँ हम दोनों में से एक को प्रायोरिटाइज करके एक को पूरा टोटल वाटर दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने पास वाटर की क्या है, लिमिटेशंस हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे साल ही मानसून ही हो रहा है। अगर तब होता है तब तो ये प्रॉब्लम ही राइज नहीं होती कभी, जिसको जितना पानी चाहिए ले लो। पर नहीं, जहां भी रिसोर्स लिमिटेड होगा और वहां अगर मनी भी लिमिटेड हो जाए, यहाँ मनी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ क्या है, रिसोर्स की प्रॉब्लम है। तो अब रिसोर्स लिमिटेड हो जाए तो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगी? तब इकोनॉमिक्स में तब इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगी? इकोनॉमिक्स कहेगी, अब देखिए अब इकोनॉमिक सॉल्यूशन क्या होता है। इकोनॉमिक सॉल्यूशन क्या होगा? इकोनॉमिक सॉल्यूशन में क्या कहेगी कि इंडस्ट्रीज, एक तो तुम वेल्दी हो, दूसरा तुम पोल्यूशन ज्यादा करते हो वाटर के लिए। एक तो तुम क्या हो, वेल्दी हो।
एक तो तुम हो वेल्दी, एक तुम करते हो पॉल्यूशन ज्यादा, तो तुम्हारे को जो वाटर मिलेगा वो हाई कॉस्ट पे मिलेगा। वो तुम्हें क्या मिलेगा? हाई कॉस्ट पे मिलेगा। सपोज करो, एक अपने नॉमिनल सा रेट लगा लेते हैं कि 2 रुपी पर लीटर के हिसाब से तुम्हें वाटर मिलेगा। ठीक है? और कब मिलेगा? और टाइम लिमिट्स भी देखो। और कब कब मिलेगा? तब तब ही मिलेगा जब एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं होगी। एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी बचाना है, एग्रीकल्चर नीड्स को भी कंप्लीट करना है। तो जब भी एग्रीकल्चर को जरूरत कम होगी, जैसे कि मान लो कि जब आपने फसल उगा दी, जब आपने वेजिटेशन उगाई दी, ठीक है, वेजिटेशन आपकी अच्छी खासी ग्रो हो गई है। अब वो हार्वेस्ट के टाइम आ गई है, हार्वेस्ट का टाइम आ गया। तब तब यहाँ पे वाटर की नीड नहीं है। ऐसे टाइम्स में वाटर की नीड नहीं होती है, तो एग्रीकल्चर को जब इस टाइम पे जब नीड नहीं है, तब आप क्या करो, इंडस्ट्रीज को वाटर दे दो। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा इकोनॉमिक सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कहेगी, चलो इनको इस कलर से करते हैं। दूसरा कहेगी एग्रीकल्चरिस्ट को, मतलब फार्मर्स को गवर्नमेंट कहेगी, भाई साहब, एक तो चलो हम आपको वाटर दे रहे हैं, बट आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मत उगाएं। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मत उगाएं, जो पानी ज्यादा लेती हैं ऐसी क्रॉप्स को आप कम करें। टेक्नोलॉजी का यूज करें, यानी कि अलग अलग तरह के, जैसे कि इसमें ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो गया, ऐसी चीजों को यूज करें जो वाटर को बचाती है। अब वाटर को मैनेज करें, वाटर को बहाए नहीं, खराब ना करें। ठीक है? तो फार्मर्स के लिए ये सॉल्यूशन आएगा। और फार्मर्स के लिए एक चीज और क्या होगी, कि रिवर जैसे कि फुल मंथ रन करती थी। मान लो कि इंडस्ट्री इससे पहले अगर फुल मंथ इनके लिए रन करती थी, तो हाँ, सिर्फ 5 डेज ही एग्रीकल्चर को वाटर मिलेगा। और वो उतना कैलकुलेटेड रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी होगा कि एक फार्मर अगर उसमें फसल उगाए तो 5 डेज के वाटर से उग सकती है। ठीक है? तो 5 डेज का पानी इनको दिया, बचा हुआ पानी इंडस्ट्रीज को दिया, तो दोनों के दोनों ही खुश। पर क्या इंडिया में ये दो ही सेक्टर्स हैं? क्या इंडिया में रिसोर्स की जो प्रॉब्लम होगी या किसी भी कंट्री में सिर्फ दो के बीच में होगी? नहीं, यहाँ पे जो भी विवादित जो भी पर्सनैलिटीज होती हैं, जो भी विवादित इसमें जो भी मतलब सेक्टर्स या लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ये विवादित के लिए नहीं होता, ये टर्म होती है कि जो भी उस चीज में भागीदारी रखता है। अगर कोई इश्यू होगा तो इश्यू में स्टेक होल्डर्स, और कुछ अगर अच्छा होगा तो अच्छे के स्टेक होल्डर। तो ये स्टेक होल्डर एक टर्म ऐसी है जो कि भागीदारी को दिखाता है, भागीदारी। तो स्टेक होल्डर्स होंगे। तो आप सोच के देखिए, सिर्फ एक वाटर के इश्यू के ऊपर अगर अपने स्टेक होल्डर्स को देखना स्टार्ट करें, तो दो तो अपने देख लिए। तीसरा देखो, अर्बन सिटीज हैं, उनको वाटर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अर्बन सिटीज को भी वाटर चाहिए। ठीक है? जो रूरल पीपल है, ये तो जो आपने सीधा पानी दिया, ये तो पेएबल नहीं है, ये पीने जैसा नहीं है, तो इनको पीने वाला पानी भी चाहिए। ठीक है? ऐसे ही आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स वर्क करेंगे, तब ये एक वाटर की बहुत बड़ी सॉल्यूशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और इसमें सबसे मेजर पार्ट जो अलॉटमेंट का, जो मैनेजमेंट का वर्क करती है, वो करती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी को देखना होता है हमेशा, कि हाँ कितना पैसा लगेगा, कितना उसकी एफिशिएंसी होगी, क्या उसका यूज जब अपने कर रहे हैं वाटर को, एक अपने सीधा खेत में घेर रहे हैं, खेत के अंदर ऐसे खिंडा रहे हैं, तो उसका कुछ उतनी यूटिलिटी है क्या?
कि जितनी यूटिलिटी एक अगर उतना ही पानी एक इंडस्ट्री से निकलेगा तो कौन ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ देगा इंडिया को और किसकी नीड सबसे ज़्यादा है। तो वो एक पूरा प्लान बनता है और उसी के हिसाब से हर चीज़, हर एक रिसोर्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है और हर एक चीज़ की होनी चाहिए, होती है नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है? होती तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी, आज अपने इस टॉपिक को पढ़ ही थोड़ी रहे होते, फिर तो इसको प्लानिंग में देख रहे होते। ठीक है? तो ऐसे देख लिया आपने, ये होती है इकोनॉमिक्स। एंड थैंक यू। अभी मैं पहली मेरी क्लास में काफ़ी मुझे बढ़िया लगा आपको पढ़ा के, खुद को भी ऐसे बढ़िया लगा चीज़ों को समझ के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कल दोबारा आइए, फिर आप देखिए कल अपने इसमें प्लानिंग के चैप्टर को करेंगे और ऐसे ही हर एक चीज़ को बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाएंगे। अब पूरी मेरी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आपको समझ ना आए, जो भी चीज़ आपको कम समझ आए, उसके ऊपर सबसे पहले आप सोचिए, चाहे वीडियो को रोक के सोचिए। अगर आप सोचेंगे नहीं, अगर जैसे मान लो कि आप सोचेंगे नहीं, चाहे आप मेरी वीडियो देखें, किसी भी टीचर की भी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम ही ये करिए कि आप उसके ऊपर सोचिए। आप अपने एग्जाम्पल्स लीजिए, आप अपनी लाइफ को देखिए, आप अपनी चीज़ों को देखिए। आपके ऊपर सब चीज़ें अगर समझ जाएगी ना, तभी वो चीज़ वर्क करेगी, वरना आप कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोच के देखिए कि अगर टीचर पढ़ा रहा होगा तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो भूल जाएगा और हर कोई भूलता है। अगर मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अब मान लो कल अपने प्लानिंग की है, कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया, हर कोई नहीं बता पाता है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी टीचर से ही कि वो आपको सब समझाए? वो पूरा नहीं समझा पाएगा। और कितने चांसेस ये हैं कि जब आपको उसने समझा भी दिया तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो पूरा समझ तभी आएगा जब आप अपने दिमाग से सोचेंगे, बार-बार सोचेंगे। एंड थैंक यू।